हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि आपकी क्लास 12 के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो, ये क्या होता है, साइक्लिक चेंजेस जो हमेशा होते रहते हैं हर 28 डेज़ के बाद आपके कहाँ पर, एंडोमेट्रियम और ओवरी के अंदर। कब से कब तक? प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। उसको हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जैसा कि हम ऑलरेडी जान चुके हैं, कितने दिन का होता है? 28 दिनों का होता है। अब जो ये साइकिल है, ये किसके अंडर होती है? ये 4 हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। तो देखो, ये सीरीज में वर्क करते हैं हार्मोन। सबसे पहले एफएसएच वर्क करेगा, देन एस्ट्रोजन, देन एलएच और फिर फाइनली प्रोजेस्टेरॉन। अब अगला वर्ड आता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि मेनार्ज क्या होता है। तो जो फर्स्ट बार मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार्क बोलते हैं। अगली बात आती है कि ये 4 फेजेस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, लेकिन नेमली है मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। अगला है हमारा फॉलिकुलर पॉलीफ्रेटिव या फॉर्मेटिव फेज। ठीक है, ये जो फेज होगा आपका, ये लॉन्गेस्ट फेज होगा, आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है। अगली चीज़ है ओव्यूलेटरी फेज। ये सबसे शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि जिस दिन ओव्यूल रिलीज होगा उसी फेज को हम बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और लास्ट में है ल्यूटियल या सेक्रेटरी फेज। ये जो है इसको हम फिक्स फेज बोलते हैं, क्योंकि 14 डेज के लिए ही होता है। एग्जैक्ट इसका डेज है कि भाई 14 डेज के लिए होगा। तो आइए हम हर एक फेज को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला फेज था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, या इसको हम ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। ये 3 to 4 डेज तक होता है। तो इस फेज के दौरान 30 to 40 ml ऑफ ब्लड आपका पास आउट होता है। अगली बात होती है, जो ब्लड होता है कभी भी क्लॉट नहीं होता है, मतलब थक्का नहीं बनता है इसका। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसके अंदर होता है प्लाज्मिन, जो कि आपके एंडोमेट्रियम की वॉल ही सिक्रीट करेगी। ठीक है, और ये प्लाज्मिन क्या करता है? क्लॉटिंग होने से बचाता है ब्लड की। अगली बात आती है कि होता क्यों है। क्योंकि इस टाइम क्या होता है, आपका डिक्रीज हो जाएगा सिक्रीशन ऑफ एफएसएच और एलएच। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि एफएसएच और एलएच की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तब मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होता है। लेकिन हम जाने कि भाई डिक्रीज होता होगा। अगर आप इमीडिएट कॉज जानो कि जैसे ही अचानक से आपका मतलब जैसे ही कम हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर, वैसे ही क्या होगा, इमीडिएट आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगी। मतलब होता क्या है, जब प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच कम अमाउंट में हो जाते हैं आपकी ब्लड के अंदर, तब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होगी। अब जैसा कि हमने देखा कि भाई जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाए तो वही था इमीडिएट कॉज। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि फीमेल क्या कर सकती हैं, पोस्टपोन कर सकती है अपने मेंस्ट्रुअल फेज को 3 से 4 दिन तक। कैसे और क्यों करना पड़ता है? कई बार लाइक किसी के घर में कोई फंक्शन है एंड ऑल, एंड उस टाइम अगर मेंस्ट्रुएशन होगा तो वो आइडियल थिंग नहीं होगा। तो इसको हम कैसे कुछ दिन तक डिले कर सकते हैं? बाय प्रोजेस्टेरॉन रिच ड्रग्स। अब इससे क्या होगा, तो देखो, जब प्रोजेस्टेरॉन कम हो रहा था तब मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जा रही थी हमारी। लेकिन अगर प्रोजेस्टेरॉन पहले से आपके ब्लड के अंदर ज़्यादा होगा तो ये ब्लीडिंग फेज शुरू ही नहीं होगा। शुरू नहीं होगा तो आपके लिए क्या होगा, कुछ दिन तक हम इसको डिले कर पाएंगे, 3 to 4 डेज के लिए। अगली जो हमारा फेज है उसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ये जस्ट आफ्टर मेंस्ट्रुएशन फेज होगा या ब्लीडिंग फेज होगा। अब देखो, एफएसएच पहले तो कम था, अब ये धीरे 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 निकलने लग जाएगा आपके। कहाँ से निकलता है एफएसएच? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेगा, और वो क्या करेगा, ग्रोथ शुरू कर देगा प्राइमरी फॉलिकल की। प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ होते हैं? ओवरी के अंदर। आपको पता होना चाहिए ओजेनेसिस के अंदर वही जाकर लास्ट में आपका ओवम देते थे। ये प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे ग्रोथ शुरू कर देंगे। और किसका ग्रोथ कराएगा भाई? एंडोमेट्रियम का। एंडोमेट्रियम का क्यों कराना पड़ा? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हुआ था, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग टूट गई थी, तो उनको वापस बनाना पड़ता है। तो कौन से फेज में होता है? प्रोलिफरेटिव फेज में होता है। वो स्टार्ट कौन कराता है उनको बनाना? एफएसएच स्टार्ट करता है। अब जो एस्ट्रोजन है वो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से। ग्राफियन फॉलिकल कहाँ से है?
अब देखो एफएसएच ने बनाया प्राइमरी फॉलिकल को, प्राइमरी फॉलिकल बना होगा ग्राफियन फॉलिकल में, और इसी ग्राफियन फॉलिकल ने फिर बाद में जाकर क्या निकाला होगा आपका एस्ट्रोजन निकाला होगा। अब ये एस्ट्रोजन काफ़ी अच्छा काम करता है। कैसे? तो देखो जब मेंस्ट्रुअल फेज आया था तो ब्लीडिंग हुई थी, आपकी ब्लड कैपिलरीज वगैरह लॉस हो जाती हैं, तो एस्ट्रोजन क्या करता है, फॉर्म करता है न्यू ब्लड वेसल्स। कहाँ पर? एंडोमेट्रियम ही बेसिकली आपका टीयर आउट होता है, तो वहीं पर ही न्यू वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। तो आइए एक बार हम जो एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, उससे समझते हैं अभी के दोनों फेजेस को। तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं ओवेरियन इवेंट्स, कि भाई दो जगह इवेंट चल रहे हैं, एक तो आपके यूट्रस के अंदर और दूसरा ओवरी के अंदर चल रहा है। तो अभी हमने देखा भाई पहले तो कुछ 3 to 4 डेज में क्या हो गया, आपका ब्लीडिंग हो गया मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, जो मेंस्ट्रुअल फेज था उसके अंदर। उसके बाद हमने देखा था कि एफएसएच ने क्या करा था, धीरे धीरे फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स को बना दिया था मैच्योर फॉलिकल, जो कि हम क्या बोलते हैं उसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब यही ग्राफियन फॉलिकल किसको बनाना शुरू कर रहा था एस्ट्रोजन को। तो देख रहे हो आप एस्ट्रोजन का धीरे धीरे लेवल राइज कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई? क्योंकि ये मैच्योर फॉलिकल क्या रिलीज कराने लग जाते हैं आपके, धीरे धीरे एस्ट्रोजन रिलीज कराते हैं। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, यहाँ की ब्लड कैपिलरीज और वेसल्स को बनाना शुरू कर देता है। कौन से फेज में? फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव। अब जो आपका प्रोलिफरेटिव फेज के बाद जो फेज आता है वो होता है ओव्यूलेटरी फेज। अब आप देख चुके हो कि भाई एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स बन चुकी हैं आपकी, आपका ग्राफियन फॉलिकल बन चुका था। आपने अगर ओजेनेसिस अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि अब ग्राफियन फॉलिकल अच्छे खासा बनने के बाद क्या करता है, रप्चर होता है, और किसको रिलीज़ करता है, आपके ओवम को रिलीज़ कराता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन बोलते थे। तो ओव्यूलेटरी फेज के अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। तो इसके बारे में हम अगर देखें तो शॉर्टेस्ट फेज होगा कि एक दिन होता है, माना जाता है 14th डे पे किसी का, 12th डे पे हो सकता है किसी का, 17th डे पे हो सकता है। मतलब ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन करेगा ऊपर नीचे। होता क्यों है? तो देखो इंक्रीज जब एस्ट्रोजन ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एस्ट्रोजन जब ज़्यादा बढ़ेगा तो पॉजिटिव फीडबैक देगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 22 11th क्लास का पढ़ा हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक था। पॉजिटिव फीडबैक देने का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ रिलीज हो रही है, उसकी वजह से अगर पॉजिटिव सिग्नल जाएगा, पॉजिटिव मतलब ये हाई कंसेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन ब्रेन को क्या कहता है कि LH निकालो। पॉजिटिव फीडबैक मतलब किसी चीज़ का सिक्रीशन करने के लिए बोलेगा। किसको बोलेगा? भाई पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा कि क्या, LH का सिक्रीशन बढ़ाओ। अब जैसे ही LH ज़्यादा होगा, कब होता है LH सबसे ज़्यादा? 14th डे पर LH की बहुत ज़्यादा कंसेंट मतलब बेसिकली मात्रा हो जाएगी अपने ब्लड के अंदर। यही LH क्या करता है, रप्चर करा देता है ग्राफियन फॉलिकल को। एनसीईआरटी में लिखा होगा LH सर्ज। LH सर्ज मतलब ऐसी कंडीशन जब LH की बेसिकली कंसनट्रेशन क्या हो ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, और वो क्यों होती है आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लिटरली देखो तो हो क्या रहा था, ग्राफियन फॉलिकल ने बनाया था एस्ट्रोजन को, एस्ट्रोजन ने बेसिकली किसका रिलीज कराया, LH को, और LH ने क्या करा दिया, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराकर ओव्यूलेशन करा दिया। अब हमारा ओव्यूल बाहर आ चुका है। अब इसका अगला फेज क्या है, ल्यूटियल फेज। अब देखो भाई ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता तो ओवम बाहर आ चुका था हमारा। ओवम अगर बाहर आ चुका है तो उसके अंदर से क्या बच गया है, बाकी का जो ग्राफियन फॉलिकल बच गया है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो ये ग्राफियन फॉलिकल बाद में किस में कन्वर्ट होता था, कॉर्पस ल्यूटियम। तो ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज के अंदर क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटम बन जाएगा। कि कॉर्पस ल्यूटियम, देखो इसका नाम ही है सेक्रेटरी फेज। तो कॉर्पस ल्यूटियम किसको सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन को सिक्रीट करता है। ज़्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन को ही सिक्रीट करता है। काम क्या है प्रोजेस्टेरोन का, कि भाई अभी आपको पता होना चाहिए कि चाहे ओवम जो रिलीज हो चुका होता है वो बाद में कहाँ आता है, आपके एंडोमेट्रियम के अंदर आता है, यूट्रस के अंदर आता है। तो उसको मेंटेन कौन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन करके रखता है। और एस्ट्रोजन का तो आपको पता ही है कि एस्ट्रोजन क्या करता है, ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई प्रेगनेंसी नहीं होती है, स्पर्म नहीं आता है फर्टिलाइजेशन कराने के लिए, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा, सिर्फ 14 डेज तक सर्वाइव करेगा, उसके बाद डीजेनरेट हो जाएगा। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम 14 डेज के बाद मरने लग जाएगा तो अपने आप ही भाई प्रोजेस्टेरोन भी कम हो जाएगा क्योंकि वही रिलीज करा रहा था। और प्रोजेस्टेरोन कम होते ही क्या होगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा, मतलब अगली साइकिल स्टार्ट हो जाएगी।
तो आप देख रहे हो साइकिल मतलब भाई एक पॉइंट से चले थे वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं। लास्ट बात ये कि भाई मीनोपॉज क्या होता है। हमने देखा था मैनार क्या होता था कि भाई फर्स्ट ऑनसेट, तो ये लास्ट ऑनसेट होता है। कब होता है? 45 टू ईयर्स के अराउंड। ठीक है, इसके बाद आपकी रिप्रोडक्टिव फेज़ या मेंस्ट्रुएशन फेज़ क्या होगी? ओवर हो जाएगी। ये जो मैनार्क होता है ये बेसिकली किसी में 11 ईयर्स या किसी में 13 ईयर्स, मतलब थोड़ा आगे पीछे होगा, मतलब 3 ईयर्स के अंदर ये शुरू हो जाए। अब अगर हम एक फैक्ट देखें कि फीमेल्स को लाइक एक दिन पहले या बेसिकली 2 दिन पहले पता लग जाता है कि उनको नेक्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होने वाली है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लास्ट में एक दो दिन पहले क्या होता है, हल्का सा प्रोजेस्टेरॉन राइज होता है ब्लड के अंदर, और वो प्रोजेस्टेरॉन राइज की वजह से क्या होगा, एक थर्मोजेनिक इफेक्ट कॉज होगा जो कि बेसिकली थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करा देगा 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए क्या होता है कि बेसिकली उनको पता लगने लग जाता है, थोड़ा सा पेन होता है बैक में, क्योंकि ये जो थोड़ा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, वो उनको हल्का सा लाइक फीवर कॉज करेगा और हल्का सा बैक में पेन कॉज करेगा। जैसे पहले के दोनों स्टेजेस को देख लिया था, हम बाद के जो अभी अभी हमने स्टेजेस पढ़े हैं उनको भी डायग्राम के फॉर्म में पढ़ लेते हैं। तो देखो हमने देखा था कि मैच्योर जो हमारा फॉलिकल हो चुका था, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते थे, वो क्या करा था, बेसिकली रप्चर होकर ओम का रिलीज़ कराता था, और उसी प्रोसेस को हम बोलते थे ओव्यूलेशन बोलते थे। इसके बाद क्या होता है, जो बाकी का बच गया ओवम के अलावा वाला पार्ट, ये किस में डेवलप होने लग जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में डेवलप होने लग जाता था। यही आपका किसको निकालता था, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन को। देख रहे हो आप एंडोमेट्रियम की लाइनिंग कितनी ज़्यादा थिक हो चुकी, क्योंकि यहाँ पर एस्ट्रोजन ने भी वर्क करा है और आपका प्रोजेस्टेरॉन ने भी वर्क करा है। फिर देख रहे हो धीरे 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 करके डीजेनरेट होने लग जाएगा आपका कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि इसकी लाइफ स्पैन क्या होती है, 14 डेज ही होती है अगर बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, आपका दोनों का लेवल कम हो रहा है। देख रहे हो आप प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर क्या हो गया, कम हो चुका है बिल्कुल। और जैसे ही ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा वैसे ही क्या होने लग जाएगा, फिर से मेंस्ट्रुएशन फेज आ जाएगा। हमने देखा ही था कि इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन फेज क्या था, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल का कम होना। देख रहे हो आप यहाँ पर कम हो चुका है, और यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट साइकिल बिगिंस। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन